class 10th test series science set B chemistry part. Section A, question 1, the change in color of the moist litmus paper in the given setup is due to. प्रॉपरली फिगर को फोकस करेंगे, ठीक है. हमें बताना है डैट जो चेंज इन कलर हो रहा है मॉइस्ट लिटमस पेपर में वो किस वजह से आ रहा है. सबसे पहले फर्स्ट फिगर में आप फोकस कर लीजिए तो आपको समझेगा डैट हियर वी हैव टेकन सोडियम क्लोराइड और यहाँ पे ड्रॉपर से ऐड किया जा रहा है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. सो इन दिस केस सोडियम क्लोराइड विल रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड and we get the product sodium sulfate and hydrogen chloride. When that hydrogen chloride come in contact with moist litmus paper, ठीक है, then the color of litmus paper will change. Okay, हमें पूछा गया है कि जो कलर चेंज हो रहा है वो किस कारण हो रहा है. तो देखिए आपको पता है कि कोई भी एसिड जब कांटेक्ट में आता है वाटर के या मॉइस्चर के तो वो क्या देता है H+ आयन, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज प्रेजेंस ऑफ H+ आयन इन द सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट, जिंक रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म विच कंपाउंड. यहाँ आपको ध्यान देना है डैट द वैलेंसी ऑफ जिंक इज 2 एंड द वैलेंसी ऑफ सिल्वर इज 1. ओके, as we know that zinc is more reactive than silver, so displacement reaction will take place and ZnNO3 whole twice, that is zinc nitrate and silver is formed. So the correct answer is A. Next, question number 3, given diagram shows the process of oxidation of copper. The product obtained is. फिगर पे फोकस करेंगे. चाइना डिश में कॉपर पाउडर लिया गया है और हम उसे हीट कर रहे हैं, राइट. देन द कॉपर रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स ब्लैक कलर CuO, दैट इज कॉपर ऑक्साइड. सो द करेक्ट आंसर इज A, दैट इज कॉपर ऑक्साइड. क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द गिवन डायग्राम चूज द रेंज ऑफ pH विच शोज pH ऑफ एसिड रेन. ओके, किसका पूछा गया pH? एसिड रेन का. ओके, तो pH क्या होना चाहिए? लेस देन 7. ओके, लेस देन 7 एक ही रेंज का आ रहा है, देखिए दैट इज रेंज A. ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज रेंज A. द फॉलोइंग 3 सेट्स ऑफ इक्विपमेंट वेर अरेंज्ड एंड द ऑब्जर्वेशंस वेर मेड आफ्टर 1 hour. अ कोटिंग ऑन आयरन फिलिंग्स was observed in. देखिए सबसे पहले फिगर में हम फोकस करेंगे. सो हियर वी हैव टेकन आयरन फिलिंग, ओके, और यहाँ हमने लिया है जिंक सल्फेट. ओके, एज वी नो डैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe. इट मीन्स Fe इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. ओके, सेकेंड फिगर की तरफ मूव करते हैं. कॉपर सल्फेट लिया गया है और आयरन फिलिंग लिया गया, राइट. एज वी नो डैट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहाँ पे रिएक्शन होगी. नेक्स्ट, इन थर्ड फिगर वी हैव टेकन आयरन फिलिंग एंड एल्यूमिनियम सल्फेट. हमें क्या पता है डैट एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. It means Fe is less reactive than aluminium, so Fe is unable to displace aluminium from its sulfate solution, तो यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं होगी. So the correct answer is B, that is 2 only. Next, question number 6, which among the following represent the chemical formula for plaster of Paris? We know that plaster of Paris is CaSO4 dot 1.5 H2O. Which of the following is correct electron dot structure for nitrogen molecule? तो यहाँ पे आप प्रॉपरली फोकस करेंगे. दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज A.
Question number 17, assertion and reason type question. Assertion A. Silver bromide decomposition is used in black and white photography. Yes, it is a correct statement. Reason. Light provides energy for this exothermic reaction. We know that all decomposition reactions are endothermic reaction, right? यहाँ पे क्या बोला गया, एक्सोथर्मिक, मतलब ये इनकरेक्ट है. सो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर हो गया सी, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स. ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21. What happens when an aqueous solution of sodium sulfate reacts with an aqueous solution of barium chloride? तो हमें बताना है एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट होंगे तो क्या होगा. ओके, वी नो डैट व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड वी गेट वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड colorless solution of sodium chloride. State the physical condition of reactants in which the reaction between them will not take place. जैसे कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है एंड वी नो डैट इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस. ओके, और एक्सचेंज ऑफ आयंस के लिए क्या होना चाहिए? आयंस प्रोड्यूस्ड होने चाहिए. तो आयंस कौन से स्टेट में प्रोड्यूस्ड होते हैं? एक्वियस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट. सॉलिड स्टेट में आयंस प्रोड्यूस नहीं होते. सो सॉलिड स्टेट में अगर ये दोनों रिएक्टेंट रहेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा. राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन. ओके, सो white precipitate of barium sulfate is formed. If both reactants are in solid state, then the reaction will not take place between them. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. Reaction will be BaCl2 aqueous plus Na2SO4 aqueous gives you BaSO4 solid state. ये हमारा white precipitate है. 2 NaCl. इस रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है एंड वाइट प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 27. ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl टू कॉपर ऑक्साइड पाउडर द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज ब्लू ग्रीन. आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म्ड विच गिव्स ब्लू ग्रीन कलर टू द सॉल्यूशन. B. Write a balanced chemical equation. C. On the basis of above reaction, what should be the nature of copper oxide? A में बोला गया identify the compound formed which gives blue green color. Okay, so reaction किसके बीच में हो रही है? HCl and copper oxide के बीच में. So when copper oxide react with HCl, it gives CuCl2 plus H2O and the color of copper chloride is blue green color. So the blue green color of the solution is due to the formation of copper chloride. Write a balanced chemical equation. CuO plus twice HCl gives you CuCl2 plus H2O. What should be the nature of copper oxide? तो देखिए कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट हो रहा है किसके साथ? HCl के साथ. वी नो दैट द नेचर ऑफ HCl इज एसिड एंड वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट दैट इज सॉल्ट एंड वाटर. सो द नेचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड वुड बी बेसिक. ओके, इट इज अ मेटेलिक ऑक्साइड एंड वी नो दैट नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड दैट इज कॉपर ऑक्साइड विल बी बेसिक. ऑल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. Question number 28. A metal E is stored under kerosene. Okay, kerosene में स्टोर करने बोला गया है. कौन से एलिमेंट को हम स्टोर करते हैं? सोडियम. When a small piece of it is left open in the air, it catches fire. When the product formed is dissolved in water, it turns red litmus to blue. Red litmus to blue, it means nature क्या रहेगा? Basic. Okay, nature will be basic. A. Name the element E. So E is sodium which catches fire in presence of moisture.
B. Write the chemical equation for the reaction when it is exposed to air and when the product is dissolved in water. So when sodium come in contact with oxygen, it gives sodium oxide, and when this sodium oxide dissolved in water, it gives NaOH, that is sodium hydroxide, which is basic in nature, and it will turn red litmus to blue. Explain the process by which the metal is obtained from its molten chloride. Electrolytic reduction. Okay. When electric current is passed through molten NaCl dissociate to give Na plus ion and Cl minus ion. These ions will move towards the opposite electrode and we get sodium at cathode and chlorine gas is liberated at anode. Okay. Question number 28 or state 3 reasons for the following facts. Number 1, A. Sulfur is non-metal. As we know that it is a non-metal, so we have to write down the property of non-metals. Okay. Poor conductor of heat and electricity, neither malleable nor ductile. One of the reason must be supported with a chemical equation. So here we have to write down one chemical equation. So sulfur dioxide when dissolved in water, it gives H2SO4. So H2SO3, that is sulfurous acid. Sulfur dioxide is acidic oxide. Magnesium is a metal. Good conductor of heat and electricity, malleable and ductile. Magnesium oxide is basic in nature. Okay. So here we have to write down the 3 properties of metal. One chemical equation we have to write down. So magnesium oxide, that is metal oxide, when dissolved in water, it gives magnesium hydroxide, which is basic in nature. Section D. Question number 34A. Define the term isomers. Isomers are those compounds which have same molecular formula and different structural formula. Draw 2 possible isomers of the compound with molecular formula C3H6O and write their name. Okay. C3H6O पे अगर हम फोकस करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2nO, राइट. एंड CnH2nO किसका जनरल फॉर्मूला है? अल्डिहाइड एंड कीटोन. इट मीन्स जो कंपाउंड बनने वाला है वो 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड और कीटोन बनने वाला है. तो आप देख सकते हैं आंसर, डेट इज प्रोपेनल एंड प्रोपेनन. ओके. गिव द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ द अबव 2 कंपाउंड्स. तो प्रॉपरली यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बना लेंगे प्रोपेनल एंड प्रोपेनन का. ओके. क्वेश्चन नंबर 34 और a carbon compounds X turns blue litmus to red. Blue litmus to red है, it means नेचर क्या होगा? एसिडिक. एंड हैज़ अ मॉलिकुलर फॉर्मूला C2H4O2. 2 ऑक्सीजन है तो फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH. 2 ऑक्सीजन और 2 कार्बन, तो एसिडिक एसिड या इथेनॉइक एसिड होगा. आइडेंटिफाई एक्स. ओके. सो एक्स क्या हो सकता है? एसिडिक नेचर है, 2 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है, इथेनॉइक एसिड, और हम कह सकते हैं एसिटिक एसिड. Draw its structure. Write chemical equation for the reaction and name of the product form in each case when X react with ethanol in the presence of concentrated H2SO4 sodium carbonate. देखिए सबसे पहले X क्या है? इथेनॉइक एसिड. स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड OH. रिएक्शन करने बोला है किसके साथ? इथेनॉल के साथ. तो जब एसिड की रिएक्शन होगी इथेनॉल के साथ, कौन सी रिएक्शन है? ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ओके. CH3COOH इथेनॉइक एसिड प्लस C2H5OH इथेनॉल in the presence of concentrated H2SO4
कार्बोक्सिलिक एसिड से लिख लेगा OH, अल्कोहल से H, and we get ethyl ethanoate plus water. So the name of the product is ethyl ethanoate, which is an ester. Next, here second we have to write down the reaction between ethanoic acid and sodium carbonate. So when ethanoic acid react with sodium carbonate, it gives sodium ethanoate, water plus carbon dioxide. So the product is sodium ethanoate. Okay. Section E, question number 37. The metal activity series lists metal according to their reactivity. The more reactive metals are placed at the top of the list, while the less reactive metals are placed near the bottom of the series. Hydrogen, a non-metal, is inserted into the list as a reference point. Metals above hydrogen will react with dilute acid to produce hydrogen, while metals below hydrogen will not. Metals carbonates and bicarbonates react with dilute acid to liberate colorless, odorless gas with brisk effervescence, which turns lime water milky. If excess of gas is passed through lime water, milkiness disappears. Metallic oxides are basic in nature. Some metals form amphoteric oxide. Question A. Advitya observed if a small piece of calcium is added to water, it starts floating, whereas metal potassium added to water catches fire. What are the reasons for the above observation? Calcium reacts with cold water to form calcium hydroxide and hydrogen gas. The heat evolved is not sufficient for the reaction to catch fire. On the other hand, potassium reacts vigorously with cold water and forms potassium hydroxide and hydrogen gas along with heat. B. Give example of two metals which evolve hydrogen gas with dilute nitric acid. So the two metals are manganese and magnesium. C. Give reason. Number 1. Ionic compounds are solids and hard. Answer. Ionic compounds are solid and hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ions. These compounds are brittle and break into pieces when pressure is applied. Second, ionic compounds do not conduct electricity in solid state, whereas they conduct in molten state. Solid sodium chloride is made up of ions, but it does not conduct electricity because sodium ions and chloride ions have strong inter-ionic attraction and the ions cannot move freely. The conduction of electricity through an aqueous solution involves the movement of charged particles. Very important point, movement of charged particles. A solution of an ionic compound contains ions which move to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution. Or C. Give reason. Number 1. Metals like iron and aluminium are not found in their native state in nature. Answer. Metals like iron and aluminium are not found in their free state in nature, as these metals are very reactive and easily combine with other elements to form a compound. So the important point is very reactive and easily combine with other elements to form a compound. Second, some metals do not displace hydrogen from nitric acid. When some metals react with nitric acid, hydrogen is not evolved because nitric acid is strong oxidizing agent. So the very important point is nitric acid is a strong oxidizing agent.
It oxidizes the hydrogen produced into water and itself get reduced to any of the nitrogen oxides like N2O, NO, NO2, etc. So dear students, let's start the class 10th सेट बी बायोलॉजी। तो बच्चों, यह क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे, स्टडी द गिवन फूड चेन इन अ ग्रास लैंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब आपको करेक्ट ऑप्शन सेट करना है। जैसे ग्रास होपर गेट्स एनर्जी फ्रॉम फ्रॉग, हो ही नहीं सकता। ओके, ग्रास होपर गेट्स एनर्जी फ्रॉम सन, ओके, बिल्कुल नहीं, वो तो पहले ग्रास को आएगा। ऑल द ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट द ग्रास गेट एनर्जी फ्रॉम द सन, ओके, ये भी नहीं हो सकता बच्चों। तो हियर इज द लास्ट ऑप्शन, ग्रास गेट एनर्जी फ्रॉम द सन, बिकॉज ग्रास इज अ प्रोड्यूसर एंड सन इज अ मेन सोर्स ऑफ व्हाट, एनर्जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, then here is, this is a Mahek draw a monohybrid cross, tall pea plant with the dwarf pea plant. Okay, the phenotypic ratio is, अब बच्चों जब भी ये ऐसा कंडीशन आता है तो हमने पढ़ा है कि ये जो है ये कौन सा क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है। ओके, और ये जो टेस्ट क्रॉस है इसका ऑलवेज रेशियो क्या होता है, 1:1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। बाद में 10 देखिए बच्चों, अमोल ऑब्जर्व अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक की पाउडरी मास इन द स्टेल पीस ऑफ ब्रेड एंड ड्रीम द गिवन डायग्राम। अब आपको मेथड और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को आइडेंटिफाइड करना है बच्चों। तो ये देखो, ए बड़ी हाइपा हो ही नहीं सकता। ओके, रीजनरेशन और स्पोरेंजियम, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब ये स्पोर फॉर्मेशन और माइसेलियम, तो बच्चों माइसेलियम इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, इट इज अ वेजिटेटिव पार्ट। ओके, तो ये नहीं होगा। अब यहां पे होगा स्पोर फॉर्मेशन एंड स्पोर्स, तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन ये मेथड है और इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्या होता है, स्पोर्स होता है, माइसेलियम नहीं होता। तो आंसर क्या होगा, डी। ओके, अब बच्चों 11th वाला, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर ए एंड अ पार्ट लेबल बी एंड सी। तो बच्चों ए जो है ये दिमाग में पक्का हो जाता है कि दिस इज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, तो हमारा ऑप्शन आइदर बी होगा नहीं तो डी होगा। ओके, समझ में। अब यहाँ पे बी जो है ये क्या है, एक्सॉन है, और सी जो है वो नर्व एंडिंग है, और डी ऑप्शन में सी डेंड्राइट बताया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, बी इज अ एक्सॉन, ओके, एंड सी इज अ विच एंडिंग, नर्व एंडिंग। ओके, 12th, look at the figure and select the row which contain the incorrect information। बच्चों incorrect, okay, अब kidney filter the what, blood, this is a correct information, ये correct है। okay, यानी ये वाला पोर्शन जो है ये करेक्ट है। अब यूरेथ्रा फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी, भाई ये तो कभी नहीं हो सकता। ओके, यानी यूरेथ्रा ये फिल्टरिंग यूनिट नहीं हो सकता। तो यही करेक्ट आंसर है हमारा कि दिस इज अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर स्टोर द यूरिन बराबर है, यूरेटर पैसेज ऑफ यूरिन ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो ऑप्शन बी इज अ रॉन्ग वन और हमको इनकरेक्ट चॉइस करना था। ओके, अब 13 वाला देखिए बच्चों, मेंडल क्रॉस अ टॉल with the dwarf tree plant and he obtained F2 generation. The ratio is 1:2:1। जब ये रेशो आता है तो दिस इज अ जेनोटिपिक रेशो, ओके, 1:1। ओके, और जेनोटाइप में
पहला जो होता है वो प्योर होता है, सेकंड इज अ हाइब्रिड एंड थर्ड इज अ व्हाट, दैट इज अ होमोजाइगस। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? डी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द कलर ए। अब ये एग्जाम्पल जो है तो हम आयोडीन सॉल्यूशन को इस्तेमाल करते हैं, और आयोडीन सॉल्यूशन जब भी इस पे डाला जाता है तो जो ग्रीन कलर का पार्ट है वो कौन से कलर का हो जाता है? ब्लूइश ब्लैक। ओके, तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्च का टेस्ट है। तो ए जो पार्ट है ये क्या रहेगा? ब्लूइश ब्लैक कलर का हो जाएगा, और बी जो है वो कलरलेस हो जाएगा। तो हमको ए पूछा है तो ए क्या रहेगा? बी ऑप्शन, दैट इज अ ब्लूइश ब्लैक। अब असर्शन एंड रीजन, वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू स्पीशीज। बच्चों असर्शन वेरी ट्रू है, ओके, क्योंकि वो बेनिफिशियल ही होता है। एंड वेरिएशन इज एनेबल अ स्पीशीज फॉर इट्स सर्वाइवल। ये वेरिएशन का इंपॉर्टेंस ही है। अगर वेरिएशन हो तो वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि वो बेनिफिशियल है। ओके, सर्वाइवल वैल्यू है। ओके, देन 19, in fishes there is a mixing of oxygenated and deoxygenated blood। तो बच्चों असर्शन ट्रू है, क्योंकि फिश ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ओके, और इसका हार्ट 2 चेम्बर होता है, तो दोनों ब्लड मिक्स होता है। ओके, एंड फिशेस हैव डबल सर्कुलेशन। बिल्कुल नहीं, फिश जो होता है ना उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। ओके, और इसी वजह से हम फिश के हार्ट को वेनस हार्ट कहते हैं। ओके, समझ में? तो आंसर इज सी, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज व्हाट? फॉल्स। ओके, अब बच्चों 2 मार्क्स क्वेश्चन है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक फंक्शन। अब आपको उस पार्ट को आइडेंटिफाइड करना है, जैसे सेंसेशन ऑफ अ फीलिंग फुल। तो जनरली ये फोरब्रेन का पार्ट है, एंड दिस इज नथिंग बट द सेरेब्रम, क्योंकि सेरेब्रम में अलग अलग थिंकिंग एरियाज होते हैं। ओके, अब बी ओमेटिंग। ओमेटिंग इज अ नॉन वाइटल एक्टिविटी कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लंगेटा। ओके, पिकिंग अप पेंसिल, पेंसिल को अगर उठाना है तो हम वॉलेंटरी एक्शन करते हैं विच इज कंट्रोल्ड बाय सेरेबेलम। राइडिंग अ बाइसिकल, कोई भी वॉलेंटरी एक्शन हो, इसके कंट्रोलिंग कहाँ पे आते हैं? सेरेबेलम में आते हैं। तो ए का आंसर होगा सेरेब्रम, बी का होगा मेडुला, ओके, सी का होगा दैट इज अ सेरेबेलम, और डी का भी होगा बच्चों सेरेबेलम। ओके, अब 23 देखिए बच्चों, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है कि प्लास्टिक कप्स वेर यूज, ओके, सर्व इन अ ट्रेन। ओके, तो दिस कुड बी रिटर्न इन टू द वेंडर्स क्लीन एंड रीयूज। कुल्हड़ आ गया, देन इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक कप रिप्लेस आफ्टर सम टाइम, उसके बाद पेपर कप आ गया। What are the reason for shifting of plastic to cooler and finally paper cup? ओके, तो बच्चों सबसे पहले प्लास्टिक कप जो थे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल थे। ओके, एंड दे हार्म एनवायरनमेंट, क्योंकि उसका डिग्रेडेशन नहीं होता है, बहुत हजारों सालों तक वो ज़मीन में वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। फिर उसको रिप्लेस किया गया कुल्हड़ से। ओके, माननीय लालू प्रसाद जी ने इसको रिप्लेस किया था। ओके, तो ये कुल्हड़ जो है, तो वो कुल्हड़ जो है उसको बनाने के लिए टॉप सॉइल का इस्तेमाल होता है, तो लॉस द फर्टालिटी ऑफ सॉइल, तो ज़मीन की फर्टालिटी कम हो गई। ओके, फिर अभी हम कुल्हड़ के जगह पे, ओके, किसको लाए बच्चों? डिस्पोजल पेपर कप। ओके, क्योंकि पेपर ये बायोडिग्रेडेबल है, जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, और ये इको फ्रेंडली है, इसके वजह से किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता है। तो इस तरह से ये 3 चेंजेस आए हैं, यानी प्लास्टिक से कुल्हड़ और कुल्हड़ से अभी पेपर बैग्स। ओके, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इसका आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हो, बट ये पॉइंट्स आने बहुत ज़रूरी है।
ओके अब इसका और अगर देखेंगे तो मिशिका सॉ द गार्बेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके और दोनों के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं बच्चों। तो बायोडिग्रेडेबल अब किसको कहते हैं? दे कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो गीला कचरा होता है वो डिग्रेडेड होता है। ओके बिकॉज इट गेट ब्रोकन डाउन बाय द वॉट बैक्टीरिया एंड फंगस। ओके जैसे घर में किचन का वेस्ट है, ओके ह्यूमन एक्सेट्रा है, ये बायोडिग्रेडेबल है। ओके बिकॉज इट इज अ बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है दे कैनॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसको माइक्रोब्स डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। जैसे पॉलीथीन बैग्स हो गया, एल्यूमिनियम मेटल का कैन हो गया, तो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके तो इजीली आपको डेफिनेशन लिखना है और उसके दो दो एग्जाम्पल देने हैं। ओके अब ये अगर देखेंगे तो 26 नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड। तो थायराइड, थायराइड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है बच्चों? थायरॉक्सिन। ओके समझ में आया। और वो क्या रेगुलेट करता है? मेटाबॉलिज्म। ओके एज वेल एज मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, वो भी। ओके बाद में पिट्यूटरी से मेन हार्मोन्स है ग्रोथ हार्मोन्स। ओके जो किताब में दिया है। ओके एंड इट रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो ये इजीली है, दोनों को ये अच्छा से लिखेंगे 1 मार्क, ये लिखा तो 1 मार्क, ऐसे ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है। अब ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चों। ओके इसको अच्छे से लिखेंगे हम। जैसे पहला ही इसमें व्हाट इज ओजोन, तो ओजोन को डिफाइन करेंगे। ओके समझ में आया। तो ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द 3 एटम्स ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। ओके समझ में आया। हमारे इधर ये पॉइजनस है, बट अपर लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फीयर में ये बहुत यूजफुल है। अब सेकंड इसका क्वेश्चन है हाउ इट इज फॉर्म। ओके तो फॉर्मेशन की पहले ऑक्सीजन जो स्प्लिट होता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये फ्री ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और फिर ये नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या फॉर्म होता है बच्चों? O3 फॉर्म होता है। ओके और अब उसको अम्ब्रेला क्यों कहते हैं? बिकॉज इट ट्रैप और इट एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये आना बहुत जरूरी है। ओके जो हमारे लिए हार्मफुल है इसको ये एब्जॉर्ब करता है। तो बच्चों ये 1 मार्क हो गया, ये 1 मार्क हो गया और ये 1 मार्क हो गया। तो ऐसा ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है। ओके बाद में 30, ये भी 3 मार्क्स है बच्चों। ओके राइट द 1 फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ब्लड वेसल और हार्ट, इसका फंक्शन बताना है। अब ब्लड वेसल 3 प्रकार के हैं, बट इनका मेन फंक्शन क्या है? ब्लड सर्कुलेशन। ओके बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ओके बाद में हार्ट का फंक्शन, तो हार्ट ये पंपिंग ऑर्गन है। ओके इट पंप्स द व्हाट? ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज वेल एज रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके अब इसका बी देखो बच्चों। ओके अब यहाँ पे अगर हम इसको बाइफरकेट करते हैं, ओके तो ये जो है यहाँ पे ए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब बी देखो, व्हाई ट्रॉपिक मूवमेंट इज कॉल्ड एज द डायरेक्शनल मूवमेंट। तो सिंपल है कि दिस मूवमेंट इज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? स्टिमुलाई। दिस इज अ कीवर्ड एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्शनल मूवमेंट। ओके अब एक्सप्लेन 2 सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके तो ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस, तो ट्रांसपिरेशन में इवेपोरेशन होता है, उसके वजह से कूलिंग इफेक्ट होता है। ओके ट्रांसपिरेशन इज एक्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स, दैट्स व्हाई ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल। ओके and it is help in a proper distribution of water. Okay and it also eliminate the excess water. बट ये 4 में से आपको कोई भी 2 पॉइंट लिखना है बच्चों। ओके तो इस तरह से ये हाफ बी को 1 मार्क और ये 2 सिग्निफिकेंस को हाफ। तो ये ऐसे 3 मार्क्स का वेटेज इस पे है बच्चों। अब 35 देखो। अब गिवन बिलो द सर्टन सिचुएशंस दिए हैं यहाँ पे।
ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स क्वेश्चन है। अब टेस्टिस ऑफ मेल बॉय आर नॉट एबल टू डिसेंड इनटू स्क्रॉटम, यानी बच्चों के 8 मंथ में जब मदर्स के बॉडी में बेबी होता है तो उसका टेस्टिस जो है ओके वो सैक में चला जाता है। बट अगर वो नहीं गया तो क्या होगा? तो सच वन चाइल्ड इज इनफर्टाइल। ओके, ऐसा बच्चा जो है या ऐसा जब वो प्यूबर्टी अटेन करेगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर ये लो होना बहुत ज़रूरी है। ओके, और वो अगर टेस्टिस एब्डोमेन में है तो वहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा। ऐसा जो मेल है वो स्टेराइल रहेगा यानी वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। देन सेकंड बी, वाज डिफरेंस ऑफ मेन आर प्लग्ड, तो दिस इज नथिंग बट द ऑपरेशन। ओके, सर्जिकल ट्रीटमेंट है ये। ओके, वैसेक्टोमी कहते हैं हम इसको। ओके, बट अगर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ये ब्लॉक कर दिया तो स्पर्म प्रोड्यूस होंगे बट उसका इजैक्यूलेशन नहीं होगा, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। ओके, देन प्रोस्टेट एंड सेमाइनल वेसिकल आर नॉट फंक्शनल। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल अगर नॉन फंक्शनल है बच्चों, तो स्पर्म के लिए एक फ्लूइड बहुत ज़रूरी है। कौन सा? सीमन, जो ये 2 ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, और ये सीमन ही स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और उसको मोटाइल बनाते हैं। ओके, समझ में आया? अगर वही नहीं होगा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। अब चौथा, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इन अ ह्यूमन फीमेल तो रिजल्ट इन टू द व्हाट? ओके, अगर एक फर्टिलाइज ही नहीं होता है तो आफ्टर व्हाट हैपन? द वॉल ऑफ यूटरस, ओके, यूटरस के जो वॉल है वो लूज होना चालू हो जाएंगे। ओके, समझ में? और यूटरस के वॉल अगर लूजली होना चालू जाएंगे तो धीरे धीरे रिजल्ट इन टू द व्हाट? मेंस्ट्रुएशन। ओके, अब यहाँ देखो बच्चों, प्लासेंटा डज नॉट अटैच टू द यूटरस ऑप्टिमली। अब प्लासेंटा तो मेन है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है ये प्लासेंटा ही करता है। ओके, मदर के बॉडी से नरिशमेंट बच्चे तक पहुंचाने का काम वही करता है। बट अगर वही नहीं है, ओके, तो एम्ब्रियो कुड नॉट सर्वाइव। ओके, एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं होगा। ओके, समझ में? रिजल्ट इनटू द व्हाट? ओके, वो बच्चा जो है वो मिसकैरेज हो जाएगा। ओके, समझ में आया? तो दैट्स वाई दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। अब उसके मुकाबले ये क्वेश्चन इजी था, 5 मार्क्स। नेम द पार्ट दैट इज A B C D इन द गिवन डायग्राम। तो A बच्चों स्टिग्मा है। ओके, B जो है ये पोलन ट्यूब है। ओके, बाद में C जो है ओके ये ओवरी है। ओके, और D जो है ये ओव्यूल है। ओके, तो A पोलन ग्रेन्स, B पोलन ट्यूब, ओके, C ओवरी एंड D इज अ फीमेल जर्म सेल दैट इज नथिंग बट द व्हाट? ओव्यूल, क्योंकि ये ओव्यूल के अंदर होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो एरो है ना, ओके, ये एरो ये इधर अगर आ जाता तो दिस इज द जर्मिनेशन दैट इज अ पोलन ग्रेन, बट both the answers are correct one, that is the stigma and pollen grains. Okay, अब यहाँ पे what is pollination and state its significance. Okay, अब यहाँ पे pollination, the transfer of pollen grains from anther to stigma. Okay, और जब तक pollination नहीं होता तब तक fertilization possible नहीं है। ओके, समझ में आया? दैट्स वाई द फ्यूजन इज अ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये आपको अच्छे से लिखना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे तो आपको 1 ही मार्क मिलेगा बट यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पे हाउ डज द फर्टिलाइजेशन अकर्स। ओके, आपको फर्टिलाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में लिखना है। ओके, एंड नेम द पार्ट्स। ओके, तो फर्टिलाइजेशन ओके लैंडिंग होता है, ओके, वो फॉर्म होता है, वो सब आना चाहिए। ओके, तो ये 1 मार्क का रहेगा। एंड ओव्यूल जो है
वो सीड में डेवलप होता है, इसको हाफ मार्क, एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, इसको हाफ मार्क। तो ऐसा मिलके ये पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन होगा बच्चों। अब लास्ट वन, दैट इज this one 38. Okay, Maya has a green eyes while her parent and brother has a black eyes. Maya's husband Manoj has a black eye while the mother has a green eye and father has black eyes. अब on the basis of above given information, is the green eye color is dominant or recessive? Okay, बच्चों अगर हम इंफॉर्मेशन में देखते हैं तो ज़्यादा कौन सा कलर दिख रहा है? ब्लैक, तो ब्लैक डोमिनेंट होगा। ओके, और यहाँ पे कम जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? ग्रीन, तो ग्रीन आई कलर इज रेसेसिव। ओके, और ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है। ओके, और इसके वजह से ये कम रहता है। ओके, समझ में। अब बी, what are the possible genetic makeup of a Maya's brother's eye color? अब माया का जो ब्रदर है, ओके, समझ में, वो ब्लैक आई है बच्चों। अगर माया ये ग्रीन आई है, ओके, समझ में, तो ब्लैक ये डोमिनेंट है, तो ये आइदर कैपिटल भी हो सकता है या कैपिटल भी स्मॉल भी हो सकता है। तो ये दोनों सस्पेक्टेड है। इसका आंसर आगे हमको मिलेगा कि एग्जैक्ट क्या है, बट आपको यहाँ दोनों के दोनों ही लिखने हैं क्योंकि उन्होंने पॉसिबल ये वर्ड इस्तेमाल किया है। ओके, अब यहाँ पे सी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग माया एंड मनोज विल हैव द ग्रीन आइज, ऑल्सो शो द इनहेरिटेंस ऑफ द आई कलर ऑफस्प्रिंग हेल इन सुटेबल क्रॉस। तो बच्चों यहाँ पे ओके, ऑफस्प्रिंग पूछा है माया और उसके हस्बैंड। ओके, अब ये जो है माया का हो गया, ये हस्बैंड का हो गया, तो हम इसके जेनोटाइप लेंगे। तो बच्चों ये सीधा सीधा कौन सा क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस है। ओके, और टेस्ट क्रॉस का रेशो क्या आता है? 1:1, एंड ए 50% ऑफस्प्रिंग हैज द विच आई? ग्रीन आई। ओके, अब इसका और देखिए बच्चों, इसका और वैसे ही है कि वो सीधा बोल रहा है कि 50% ऑफस्प्रिंग मायाज ब्रदर आर ग्रीन आई विद द हेल्प ऑफ क्रॉस, हाउ इट इज पॉसिबल? ओके, तो यहाँ पे माया जो है, ओके, उसके ब्रदर का लिखना है। तो ब्रदर तो हमको मालूम है कि ये 100% ये हेटेरोजाइगस होगा। ओके, और ये उसकी वाइफ जो है वो रेसेसिव है। ओके, समझ में। तो अगेन ये कौन सा क्रॉस होगा? टेस्ट क्रॉस। ओके, तो यहाँ पे 50% ऑप्शन, क्योंकि 1:1 रेशो सिर्फ आपको कौन से इसमें आता है? दैट इज विच वन? अगर हाइब्रिड और हम होमोजाइगस रेसेसिव को क्रॉस करें तो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका ओके पूरा पेपर हो गया सेट बी का बायोलॉजी। So first of all we'll start with the question number 15. In question number 15, it is asking what is the power of concave lens whose focal length is minus 75 centimeter. So we all know if the focal length is given in centimeter, so we have a formula, power equals to 100 upon f. So if I put the value of f, so I will get 100 upon minus 75. If we'll solve this, we'll get the answer as 1 minus 1.33 d. So option number D is correct for this question. Now we'll move to the 16th question. 16th question, the least distance of distinct vision for a young adult with normal vision is about. So we all know the least distance of distinct vision is option number C, 25 centimeter. Now we'll move to the next question. Now question number 20th, that is assertion and reason. Assertion: electric fuse wire is made of an alloy of low melting point. So assertion is correct that electric fuse wire is made of an alloy of low melting point. We have already studied about this one.
Now we will read the reason. Reason: resistivity of an alloy is less than the resistivity of pure metal. No, it is not true, it is false. Resistivity of an alloy is more than the resistivity of the pure metal. So here the assertion is true but the reason is false. So option number C is our correct answer. Now we will move to the next question. Question number 24th. Define angle of deviation. Why do different components of white light split up into spectrum when it passes through a triangular glass prism? So the answer is the angle between the incident ray and the emergent ray is called the angle of deviation. I hope it is clear. Now the second question is asking why do different components of white light split up into spectrum when it passes through a triangular glass prism. So the reason for this is the reason that different colors travel through a glass prism at different speeds, and one more thing which you can add, different colors have different wavelength also. So these are the reason. Now I will move to the next question. Question number 25. Question is, show how would you join three resistors, each of resistance 9 ohm, so that the equivalent resistance of the combination is 13.5 ohm and second 6 ohm. So I need to arrange three resistors in such a way that the combination effective equivalent resistance, the answer of equivalent resistance will be 13.5 ohm and number 2 is your 6 ohm. So we'll see. Number 1, for getting a resistance of 13.5 ohm, two resistors should be connected in parallel and one in series with them. You can see the figure over here. So two resistors are connected in parallel, then it is connected with one more resistor which is in series. Okay, so I will see whether my equivalent resistance would be 13.5. so for that I will apply the formula. Here for parallel you all know 1 upon Rp equals to 1 upon 9 plus 1 upon 9, that would be 2 upon 9, and if I reciprocal this, so I will get Rp value as 4.5 ohm. Okay, now in this 4.5 ohm I will add 9 ohm because I got the effective resistance of this one as Rp equals to 4.5 ohm. Now this will be in series with this one, so my overall resistance will be Rs equals to Rp plus R3. So my answer would be 4.5 plus 9. So the effective resistance will be 13.5 ohm. I hope you got this. Okay. Now number two I want a resistance, effective resistance of 6 ohm. Okay. So for this we need to connect two resistors, should be connected in series and one is parallel to them. Okay, you can see the circuit diagram over here. 2 is in series and this one is in parallel with this 2. Okay, so how I will find this? First of all, I will calculate the effective resistance of this 2, that is Rs. You can check Rs equals to this 2 are connected in series. So I will simply add R1 and R2. So 9 plus 9 I got 18 ohm. Then this 2 is connected with this one with parallel combination. So we all know this one I got Rs equals to 18 ohm. So now I will use the formula of parallel combination, that is 1 by R equals to 1 by Rp I will write equals to 1 by Rs, which we got 18 ohm, plus 1 by, here I will use this as R3. So if I put the value of Rs as 18 and R3 as 9, you can see over here. So I will get the answer. I will get the answer as 18 here and 9 here. I will get the answer as 1 by 6. And if I reciprocal this, so I will get the effective resistance as 6 ohm. So I hope you got this problem. Now I will move to the next one.
Now 25th OR. Okay. Now 25th OR is write Joule's law of heating. State two practical applications of heating effect of electric current. So we all know about the Joule's law of heating. Joule's law of heating, it states that amount of heat produced in a conductor is number 1 directly proportional to the square of the current passing through it, that is H is directly proportional to the I square. Number 2, directly proportional, heat energy is directly proportional to the resistance of the conductor, that is H is directly proportional to R. Number 3, heat energy is directly proportional to the time for which current passed, that is H is directly proportional to T. Now if I combine 1, 2 and 3, so I will get H is proportional to I square, first one you can see I square, then R, second one is R, and third one is T. So I got the formula, means H is directly proportional to I square RT. Now if I want to remove proportionality sign, then I need to introduce one constant. So here the value of constant is 1. So I got the formula. You can see here the constant of proportionality is 1. So I got the formula as H equals to I square RT. Okay. Now I will talk about the practical applications of heating effect of electric current. So these are the applications, like we use heating effect of electric current in electric iron, geyser, room heaters, electric bulb and electric fuse, etc. So I hope this question is clear for all of you. Now I will move to the next question. Next question is question number 31. It is asking, what is solenoid? Draw the pattern of magnetic field lines of number 1 a current carrying solenoid and number 2 a bar magnet. List two distinguishing features between the two fields. So first one is, what is solenoid? A solenoid is a long coil of wire wrapped in many turns. When a current passes through it, it creates a nearly uniform magnetic field inside. Okay, we all know inside this we get the uniform magnetic field. Okay, now pattern of a magnetic field lines, a current carrying solenoid. You can see pattern of a magnetic field lines in a solenoid. You can see, okay, these are the patterns. Okay, these are the patterns you can see. Okay, now number 2 is, again we need to draw pattern of magnetic field lines for a bar magnet. So we'll see that. So bar magnet, you can see the bar magnet over here and the pattern of magnetic field lines. Okay, from outside the magnet it is emerging from north pole and ending with south pole, and inside it is opposite, that it will emerge from south and it will end with north. Okay, now next one is, list two distinguishing features between the two fields. So two distinguishing features between the two fields, here solenoid and bar magnet. First point, it produces very strong magnetic field. First point over here, it produces weak magnetic field. Second point, for solenoid, its strength can be changed by changing current or turns. Second point, for bar magnet, its strength cannot be changed. Okay, you can add one more point, that solenoid is a temporary magnet and bar magnet is a permanent magnet. Okay, so I hope this question is clear. I will move to the next question. Question number 32. A spherical mirror produces an image of magnification -2 on a screen placed at a distance of 50 cm from the mirror. Number 1, write the type of mirror. Number 2, find the distance of image from the object. Number 3, what is the focal length of the mirror? Number 4, draw the ray diagram to show the image formation in this case. So we'll start with the first one. Write the type of mirror. Number 1, as magnification is negative, the image formed by mirror is real. Hence, it is a concave mirror. We'll move to the number 2. Magnification is given to me -1. We all know the formula of magnification, that is minus V by U. Okay, so if I see my minus V by U equals to -1, okay, so value of V and U will be equal, that is minus V equals to minus U, minus minus cancel out, so V will be equals to U
is equals to minus 50. So you can check over here. Therefore, V equals to minus 50 centimeter. Now, distance of the image from the object, that is V minus U. So we all know V is minus 50 and U also minus 50. So I will put the value over here. So minus 50 minus over here and minus 50. So minus 50 minus plus 50. So minus 50 plus 50 will be 0. So 0 centimeter is the answer. Okay, distance of the image from the object. Now I will move to the third one. Third one, I need to find what is the focal length of the mirror. So we all know the mirror formula. By using mirror formula, that is 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u. I will put the value of v and u. Okay, so I'll get the answer as f equals to minus 25 centimeters. So this is the focal length. Now we all know that this is the case where we are getting the image below the object. Okay, so this is the ray diagram, you can check. So object must be in the center of curvature. Now I will move to the next question. Question number 33. A torch bulb is rated 5 volt and 500 milliampere. Calculate its number 1 power, number 2 resistance, number 3 energy consumed when it is lighted for 4 hours. So we have formula of power, that is power equals to voltage into current. Okay, so children, you need to write given first of all. So what is given to me? Voltage is given to me 5 volt and current is given to me 500 milliampere. So I will convert, I will write given over here. So in given I have voltage equals to 5 volt, that is potential difference, and current is 500 milliampere. So if we convert this current, that is I equals to 500 into 10 to the power minus 3. So you'll get the current as 0.5 ampere. Okay. Now one more thing is given to me, that is time. Time is given to me 4 hours. Okay, this is the given portion. So and I need to find this power, resistance and energy consumed. So number 1, we all know the formula of power. Power equals to voltage into current. So voltage is given to me 5 and current is 0.5. So 5 into 0.5 is 2.5 watt. Okay. Now number 2, it is asking about resistance. Resistance, we all know the Ohm's law. So as per the Ohm's law, V equals to IR. So the formula of resistance will be R equals to V by I. We put the value of V as 5 and I as 0.5. So if I divide this, I will get the value of resistance as 10 ohm. Now number 3, we need to find energy consumed. Okay, energy consumed formula is E equals to P into T upon 1000. Here we have divided this power by 1000 because we need power in kilowatt. Power in kilowatt. Okay, but we have taken out the power in watt. So that's why we have divided it by 1000. And time will be in R. So I will put the value of P as 2.5 into 4 upon 1000. So I got the energy as 0.1 kilowatt hour. Okay, so this is the energy consumed. I hope you got this problem. Now I will move to the next question. Question number 36. It is asking, what are magnetic field lines? List 3 characteristics of these lines. Draw a diagram showing an activity to study the magnetic field lines due to a current flowing in a circular coil. Okay, so answer. The curve, the tangent at any point on a magnetic field line gives the direction of the magnetic field at that point. Okay, so you can see we have a current which is flowing in a circular loop. Okay, this is the diagram which you need to draw. Then after that we will point out the characteristics of this lines. So what are the characteristics? So here, number 1, emerge at North Pole and merge at South Pole. It starts with North Pole and end with South Pole. Inside the magnet, the direction of field lines is from South Pole of magnet to the North Pole and are closed curves. Inside the magnet, we all know that magnetic field lines emerge from South and end with North Pole. Number 2, field lines are crowded at points where the magnetic field is stronger and vice versa.
Number 3, no two magnetic field lines can intersect each other. If intersect, there will be two different direction of field, which is impossible. I hope you all know this, that if they will intersect each other field lines, magnetic field lines, then compass will show two direction, which is not possible. Compass will only show one direction, so that's why two field lines will never intersect each other. Now we'll move to the next question, 36, or it is asking first one, what is mean by terms alternating current and direct current? Number 2, it is asking, name a source of alternating current and a source of direct current. Number 3, mention the frequency of AC supply in India. Number 4, state two important advantages of alternating current over direct current. So I will start with the first one, alternating current, AC current also we say. If the current changes direction after equal intervals of time, that is periodically change its direction and magnitude, it is called as alternating current. The positive and negative polarities of AC are not fixed. Okay. Then number 2, direct current. What is direct current? If the current always flows in the same direction, that is magnitude and direction does not vary with time, it is called direct current. It can be obtained from a cell or battery. The positive and negative polarities of DC are fixed. For long distance transmission, AC is preferred as it causes minimum loss of energy during transmission. Okay, so you can see here I have a figure in which AC is changing its polarity or direction, but DC is not changing its polarity or direction. Okay, I hope you got this question. Number 2, it is asking about source of AC current. So what are the sources of AC current? Number 1 is your electric generator, various power stations. Then sources of DC current, that is electric cell, electric battery. Then number 3, frequency of alternating current in India is 50 Hertz. Number 4, A, alternating current reverses its direction periodically, but direct current always flow in one direction. B, AC electric power can be transmitted over long distance without much loss of energy, while DC not. Okay, I hope you got this question. Now, 39 question. Read the following case passage and answer the question. So it is asking, when a ray of light enters the eye, it is refracted at the cornea. This refraction produces a real inverted and diminished image of distant object on the retina. When the object is kept at different distances, then we may expect the image to be formed at different distances from the lens. It means it may not form on the retina always. When eye loses its ability to adjust its focal length, a person is unable to view nearby or far objects. A person having a myopic eye uses a concave lens of focal length 50 cm. What is the power of the lens? So what is given to me? It is given to me that focal length is 50 cm, and we all know that for concave lens we take negative focal length, so f equals to minus 50. Now we all know the formula. Say children, if suppose focal length is in centimeters, so I will recommend you to use p equals to 100 by f. Directly put the value of f and divide it, you will get the answer. So if I suppose p equals to 100 upon f is minus 50, if I put, so I will get 51s are 52s are, the power I will get minus 2t. Okay, you can check. I got the power of this concave lens is minus 2 diopter. Okay, so I'll move to the B. It is asking, a person having the nearest distance of distinct vision of 32 cm uses a reading lens of 8 cm focal length. What is the magnification of his reading lens? So what is given to me? It is given to me that V, okay, V is given to me, image distance is given to me minus 32 cm, okay, and focal length is given to me, that is 8 cm plus 8 cm. So I will use the lens formula, that is 1 by V equals minus 1 by U equals to 1 by F. Okay, so I'll put the value of V as minus 32 and F as plus 8, and if I solve this, so I will get the answer of U as minus 32 upon 5.
Okay, now I need to find the magnification. We all know the magnification formula for the lens, that is V by U. Magnification for lens is V by U. So if I put the values of V and U, I will get the magnification as +5. Okay, now last question, that is C. What is the far point and near point of the human eye with normal vision? So it is asking about the far point and the near point. So answer, a healthy human eye can see the objects at infinity distinctly. So far point is infinity. The eye can also see the nearby objects beyond 25 centimeter. So this is the answer. Okay. Now this is the OR option of C. Okay, it is asking the far point of a myopic eye is 80 centimeter in front of the eye. What is the nature and power of lens required to correct the problem? Okay, so it is asking about the nature of lens, which kind of lens I will use, and the power of lens. So myopic eye 80 centimeter, it is given to me. Far point is given to me, that is f is given to me. F equals to -80 centimeter. Okay, so if f is given to me in centimeter, I will use the formula of power equals to 100 upon f. So I'll put the value of f. So I will get P equals to 100 upon -80. Okay, the answer will be P equals to -1.25 t. Okay, and which kind of lens I will use to correct this disease? That is concave lens. Okay children, so this was the physics part. I hope you got all the questions. Okay, thank you so much.